Hello बच्चों, let's read the question. The question is the mutual inductance M12 of coil 1 with respect to coil 2. तो आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। जब भी हम किसी कॉइल को दूसरी कॉइल के पास लेकर जाते हैं तो पहली कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन फ्लक्स। और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाती है दूसरी करंट में। तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास ये दो कॉइल हैं, ठीक है, एक कॉइल 1 है और एक कॉइल 2 है, 1 एंड 2, और दोनों में एक करंट फ्लो हो रही। सपोज इसमें मैंने मान लिया कि करंट I1 फ्लो हो रही है, ठीक है, और रेडियस मैंने मान ली है कि इसकी रेडियस जो है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है दैट इज R2। ठीक है, ये मेरी प्राइमरी कॉइल है और ये मेरी क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। अब जब मैं इस कॉइल को, प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के पास लेकर जाऊंगी तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है। और जब भी फ्लक्स में चेंज आता है तो फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और जहां पर फाई जो होता है फ्लक्स होता है, जो कि होता है बी डॉट ए, जहां पर बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, हमने इसमें मान लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ वन कॉइल, तो वो हमारा क्या होगा, जो मेरा B1 होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स म्यू नॉट करंट अपॉन 2R1। ये है फ्लक्स, जो कॉइल 1 है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं इसको इसके पास लेकर जाऊंगी तो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है, चेंज आता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से क्या होता है, फ्लक्स में चेंज आता है। तो जो फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसको मैंने नाम दिया φ2, वो मेरा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स इन 2, दिस इज 2, ओके, N2। और ये मेरा होगा, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, क्योंकि एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वन कॉइल से उसमें चेंज आ रहा है V1 डॉट, एरिया क्या होता है, B डॉट ए होता है हमारा फ्लक्स, एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर B1 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, और यहाँ पर आपका क्या है, पाई R2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं जब मैं ओपन करके लिखूंगी तो मेरी φ2 की जो वैल्यू आती है फाइनली वो आती है म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती है, करंट आ जाती है विच इज I1। तो यहाँ पर जो φ2 की वैल्यू आई है, अब ये जो आया है इसको हम मानते हैं कि एक वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, और यही जो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेसिकली ये फ्लक्स 2 है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेकेंड कॉइल का विथ रिस्पेक्ट टू 1। और ये जो फ्लक्स में चेंज होता है वो सेम रहेगा, मतलब यही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा हमारा 1 का 2 के रेस्पेक्ट में। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है M21 वो M12 के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम। तो हमारा जो डी ऑप्शन है इज द सेम एज M21 ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, वो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड कर, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करी जो कि N1 N2 है, और रेडियस पर डिपेंड करी जो कि R1 और R2 है। M21 या M12 की जो वैल्यू है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, करंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स, वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट, उसमें कहीं भी करंट नहीं आ रहा है। बेसिकली हमारा φ2 जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, M21, क्योंकि करंट I1 हमने लिखी है। तो ये इस तरह से है, इसका मतलब करंट पर जो 21 की M21 की जो वैल्यू है वो करंट पर डिपेंड नहीं कर रही। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। उसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रखा है कि जब हम
उनको पास में लेकर आते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो हमें पता है कि जब मैं इस कॉइल को इस कॉइल के पास लेकर आऊंगी तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंज होगा, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब हम उसको पास में लेकर आ रहे हैं तो एसोसिएटेड फ्लक्स जो हो रहा है हमारा वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एम जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पास लाने पर हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में जो चेंज है वो हमारा डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स में चेंज के, तो वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट। अब सी ऑप्शन में कह रहा है increases when one of them is rotated about an axis। तो मैंने मान लिया कि मेरी जो सेकेंडरी कॉइल है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, और रोटेट कर रही है। तो जब रोटेट करेगी तो उसके फ्लक्स में चेंज आएगा, लेकिन ये जो फ्लक्स में चेंज होता है ये इसी के बराबर होता है, जो मैंने phi2 लिखा है ना इसके इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है रोटेशन की वजह से वो उसी उसके बराबर है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके बराबर है। इसका मतलब इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज नहीं आ रहेगा। फ्लक्स तो चेंज होता है जब वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस के थ्रू, लेकिन ये फ्लक्स में चेंज इस फ्लक्स में चेंज से क्या होता है, बराबर होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।